नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, हम रोज सुबह आपके साथ जो है 6:30 बजे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड। यानी कि हम जो है रोज सुबह आपके साथ सिर्फ वही 10 सवाल दिन के डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, या उनसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि उनसे भी जो भी सवाल अगर बनने होंगे तो आपके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करूंगा उससे भी सवाल बन सकते हैं। तो कोशिश क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है, और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना जो है एकदम जरूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप यहाँ पे कंटेंट को देख रहे हैं या आपसे जो भी कंटेंट मिस हो गए हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे के सारे कंटेंट के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने जो आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? Which state has become the first and only state in country to provide its own internet service? जी, आपने ठीक सुना। अब एक ऐसा राज्य हमारे देश का, एक ऐसा राज्य जो है अभी हाल ही फिलहाल में निकलकर सामने आया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सर्विस है। अब चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। जी, केरल ही वही एक एकमात्र हमारे देश का एक राज्य है जहां पे इसका खुद का इंटरनेट सर्विस है। यानी इसकी जो इंटरनेट सर्विस है उसका नाम है के फोन, यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। जी, और इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लाइसेंस भी मिल चुका है कि अब ये जो है केरल राज्य में ऑपरेट कर सकता है। यानी कि अब केरल के पास खुद का इंटरनेट सर्विस है। अब केरल सरकार इस इंटरनेट सर्विस को अपने वहां की जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है या जो बीपीएल फैमिलीज है उनको इस सर्विस को जो है प्रोवाइड करने का काम करेगी। केरल में जो है लगभग लगभग 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस है जिसमें अब इस केरल के जो है इंटरनेट सर्विस को प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये एक भारत देश का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपने खुद का इंटरनेट सर्विस जो है वो जनरेट किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया गया था वो 2019 में किया गया था, और इसी समय एक जो है अनाउंसमेंट भी की गई थी। क्या अनाउंसमेंट की गई थी? कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारा एक बेसिक राइट बन चुका है अब। यानी कि हमारा जो है वो एक अधिकार है, इंटरनेट कनेक्शन आप चाहे जिस माध्यम से ले वो हमारा एक अधिकार बन चुका है। ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में अनाउंसमेंट किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है अभी हाल ही में केरल जो है भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद का अपना इंटरनेट सर्विस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, महिला एकल वर्ग में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? Who has won the Singapore Open Badminton Super 500 tournament title in the women's singles category? यानी कि महिला एकल वर्ग में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट का जो खिताब है उसको किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी वांग जी ई, ऑप्शन सी ताइजू यिंग या ऑप्शन डी मिशेल ली। जी, यहां पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, और इनमें से एक ने अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन कैटेगरी है सिंगल वुमेन। याद रखिएगा, सिर्फ महिला एकल वर्ग में इन्होंने जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। अलग अलग कैटेगरी होते हैं बैडमिंटन के, लेकिन यहां जो कैटेगरी की बात हो जा रही है वो हो रही है वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी की। ठीक है, सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो है पीवी सिंधु। जी, ये हमारे भारत देश की जो है बहुत बहुत जो है ये फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्होंने अभी हाल ही में जो है
ये सिंगापुर ओपन का सुपर 500 टाइटल जो है इन्होंने अपने नाम किया है, और ये सिंगापुर ओपन का जो टाइटल है इनके कैरियर का ये पहला टाइटल है। यानी इससे पहले जो है इन्होंने सिंगापुर ओपन का टाइटल कभी नहीं जीता था। ठीक है, इसको जीतने वाले जो है इससे पहले मात्र 2 ही खिलाड़ी हुए हैं। एक है साइना नेहवाल जिन्होंने 2010 में ये टाइटल जीता था, और एक है बी साई प्रणीत जिन्होंने 2017 में इस टाइटल को जीता था। और अब ये जो है भारत की तीसरी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पीवी सिंधु के बारे में। तो पीवी सिंधु ने जिस खिलाड़ी को हराया है इस चैंपियनशिप में वो चाइना की है वांग जी ई। ये जो है एशियन चैंपियन रह चुकी है, और इस खिलाड़ी को हमारे देश की पीवी सिंधु ने जो है मात देकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगर हम बात कर ले तो 2019 के बाद से इनका जो सबसे बड़ा जो टाइटल इन्होंने अचीव किया है वो यही है सिंगापुर ओपन का। यानी इससे पहले जो है 2019 में इन्होंने कुछ ऐसे टाइटल अचीव किया था जिनमें काफी बड़े टाइटल शामिल थे। उसके बाद छोटे मोटे टाइटल इन्होंने जीता है, लेकिन 2019 के बाद ये इनका पहला ऐसा टाइटल है जो कि काफी बड़ा टाइटल है। सिंगापुर ओपन का जो ये खिताब है इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई जिसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन ए विक्रम लिमेय, ऑप्शन बी आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन सी जयश्री व्यास, या ऑप्शन डी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जी, अभी हाल ही में इनमें से एक को जो है एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देख लेते हैं किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन है सही, ऑप्शन बी आशीष कुमार चौहान जी। जी, अभी जो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो अब अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ होंगे वो होंगे आशीष कुमार चौहान जी। आशीष कुमार चौहान जी किसके जो है सीईओ होंगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा की गई है वो सेबी के द्वारा की गई है, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम आशीष कुमार चौहान जी की बात कर ले तो ये अभी जो है एमडी और सीईओ है कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इनकी जो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इनकी टर्म है वो एंड होने वाली है इस साल के नवंबर तक। ठीक है, अब जो है ये किसके बन जाएंगे? एनएसई के जो है अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ बन जाएंगे। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे? तो ये विक्रम लिमेय जी की जगह लेंगे, और इससे पहले भी इनका एनएसई के साथ जो है नाता रहा है, यानी कि ये एनएसई के फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एनएसई के साथ 1992 से लेकर 2000 तक इन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कितने साल राष्ट्र की गौरवशाली सेवा देने के बाद आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? After how many years of glorious service to the nation, INS सिंधु ध्वज has been decommissioned? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 ईयर्स यानी कि 25 साल, ऑप्शन बी 30 ईयर्स यानी कि 30 साल, ऑप्शन सी 35 ईयर्स यानी कि 35 साल, ऑप्शन डी 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है 35 साल। आईएनएस सिंधु ध्वज नाम याद रखना है आपको। इसे अभी हाल ही में जो है इंडियन नेवी के द्वारा जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त का मतलब है कि अब जो है ये इंडियन नेवी के सेवा में ये जहाज उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो आईएनएस ने जो इंडियन नेवी का साथ दिया है, यानी कि हमारे देश के लिए जो इसने जो सेवा दिया है वो 35 साल जो है इन्होंने सेवा दिया है। यानी इसे जो इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था वो 12 जून 1987 यानी कि 1987 को किया गया था। ठीक है, और तब से लेकर ये जो है इंडियन नेवी के साथ जो है इसने कई सारे एक्सरसाइज वगैरह किए हैं। साथ ही साथ इसने कई सारे जो है
युद्ध में इसने जो है अहम भूमिका निभाई है। अभी जाके 35 साल बाद जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, सिंधु जो है ध्वज जो है वो एक सिंधु घोष क्लास सबमरीन का जो है ये एक पार्ट है, और इसे जो है इंडियन नेवी में S56 नाम से जाना जाता है। इस नाम को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड के तौर पे। ठीक है, और इसे जो भारत देश को दिया गया था, यानी इसकी जो बिल्ड की गई थी, बनाई गई थी, वो रसिया के द्वारा इस जो है नवल शिप को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस दिन नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है? On which of the following day Nelson Mandela International Day 2022 had been celebrated? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई, ऑप्शन सी 18 जुलाई यानी कि 18 जुलाई, ऑप्शन डी 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई। तो हमारा बात यहां पे हो रहा है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि ये किस दिन मनाया जाता है और इस साल किस दिन मनाया गया है। ठीक है, तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 18 जुलाई को। जी, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 जो मनाया गया है इस साल, वो 18 जुलाई को मनाया गया है। आप सब जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाते हैं। जी, ये भी जो है सत्य और अहिंसा के जो है रास्ते पे चलते थे, जैसे महात्मा गांधी चलते थे। तो ये वहां के लिए एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी है, और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे जो है ये एक फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने जो है रास्ते पे चलकर इन्होंने कई सारे जो है अपने देश के लिए योगदान दिया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला अगर बात कर ले तो ये साउथ अफ्रीका के जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और वहां के ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। इन्हीं के नाम पे ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन की जो घोषणा की गई थी ऑफिशियली, इसे जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा नवंबर 2009 में जो है इसे घोषणा किया गया था। ठीक है, मेन इस दिन को मनाने का मकसद यही है, ये एक एंटी अपार्थाइड लीडर थे, यानी कि ये जो है रंग भेदी जो नीति होते थे इनके ये विरोधी जो है नेता थे। ठीक है, और इन्होंने जो है इसके फ्यूचर के लिए बहुत जो है इन्होंने कार्य किया। कई बार ये जेल भी गए, यानी लोगों को इक्वल जो है सम्मान दिलाने के लिए ये कई बार जेल भी गए। इसी कारण ये जो है काफी फेमस हुए थे। ठीक है, इन्होंने काले लोगों को, ब्लैक लोगों को जो है विदेशों में जो है एक इक्वालिटी दिलाया है, हर एक जो है फील्ड की बात कर ले तो। इसीलिए इनके नाम पे जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 18 जुलाई को जो है इनके नाम पे एक दिवस की घोषणा किया है। ठीक है, अगर हम जो है इनकी बात कर ले तो इन्होंने जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ ह्यूमन राइट एब्यूजेज के खिलाफ भी इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? Who has clinched the gold medal in the 50-meter rifle 3 positions event at the ISSF Shooting World Cup 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन बी जालन पैकलर, ऑप्शन सी चैन सिंह, या ऑप्शन डी दीपक कुमार। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने अभी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। जी, और इन्होंने जो स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है, तो इन्होंने हंगरी के खिलाड़ी जालन पेकर को 16/12 से हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, और हंगरी के ही एक खिलाड़ी रहे इस्तवान ने ब्रोंज मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल के दावेदार कौन बने हैं? तो जालन पेकलर। ठीक है, ये सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, और इस्तवान ने जो है ब्रोंज मेडल जीता है, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आप इसके जो भी मेडलिस्ट रहे हैं इनके नाम आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? तो ये साउथ कोरिया के चांगवान में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत में पहली बार निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम
SSI मंत्र को कहां स्थापित किया गया है? Where has the first ever made in India surgical robotic system SSI मंत्र has been installed? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ऑप्शन बी सफदरजंग हॉस्पिटल, ऑप्शन सी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, या ऑप्शन डी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। यानी कि भारत का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जो है बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है SSI मंत्र, यानी कि SSI मंत्र, और इसे जो है इनमें से एक हॉस्पिटल में इसे जो है इंस्टॉल किया गया है। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, यानी कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान में इसे जो है इंस्टॉल किया गया है SSI मंत्र को। ये एक रोबोटिक सर्जिकल जो है ये एक सिस्टम है, यानी इस सिस्टम के माध्यम से जो है अब जितने भी पेशेंट जो बाहर जाते हैं रोबोटिक सर्जरी कराने, या और भी रोबोटिक सर्जरी बाहर कराने जाने में जो ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, अब उसकी तुलना में इस सिस्टम के माध्यम से भारत देश में ही उनकी सर्जरी हो सकती है, और काफी कम पैसे में जो है आम लोगों की भी सर्जरी इस जो है रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से की जा सकती है। इसे जो है कमीशन किया गया है राजीव गांधी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, यानी कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान में इसे कमीशन किया गया है, और इसे जो बनाया गया है इस रोबोटिक सिस्टम को, वो इंडियन मेडटेक स्टार्टअप एसएस इनोवेशन के द्वारा इसे जो है बनाया गया है। ठीक है, और बेसिकली ये जो है किनकी दिमाग का जो उपज, अगर इसे हम देखें कि ये किनकी दिमाग का ये सिस्टम उपज है, तो एक कार्डियक सर्जन है डॉक्टर, बहुत ही फेमस जो है कार्डियक सर्जन डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव। ये इनकी दिमाग का उपज है, यानी इनके सोच के आधार पे इस रोबोटिक सर्जन जो है सिस्टम को जो है बनाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन भी करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 296 किलोमीटर यानी कि 296 किलोमीटर, ऑप्शन बी 396 किलोमीटर यानी कि 396 किलोमीटर, ऑप्शन सी 196 किलोमीटर यानी कि 196 किलोमीटर, ऑप्शन डी 496 किलोमीटर यानी कि 496 किलोमीटर। आपको बताने हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 296 किलोमीटर यानी कि 296 किलोमीटर, यानी कि जो इस एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो 296 किलोमीटर है, और ये एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में जो है इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, इसके जो बनाने में कुल लागत जो आए हैं वो 14,850 करोड़ रुपीस इसमें खर्च हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही रखी गई थी, और तारीख थी 29 फरवरी 2020, यानी कि कुछ ही महीनों में ये एक्सप्रेसवे जो है बनकर तैयार हो चुका है, और इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। पैरासिन ओपन शतरंज 2022 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of पैरासिन ओपन चेस 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर प्रेडके, ऑप्शन बी अलीशेर सुलेमेनोव, ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण, या ऑप्शन डी आर प्रज्ञानानंद। हम सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी आर प्रज्ञानानंद जी। इन्होंने अभी हाल ही में पैरासिन ओपन शतरंज 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये भारत के जो है यंग ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने शतरंज के कई सारे खिताब अपने नाम किया हुआ है। इन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी इन्होंने टक्कर दिया हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में ये पैरासिन ओपन के ए चेस टूर्नामेंट 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, यानी सेकंड प्लेस किनको मिला है, तो वो अलेक्जेंडर प्रेडको को दिया गया है, और थर्ड प्लेस पे सुलेमेनोव रहे हैं। ठीक है, और अगर हम भारत देश के एक और ग्रैंड मास्टर की बात कर ले, अर्जुन कल्याण की, तो ये जो है इस टूर्नामेंट में 7वें स्थान पे रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है, लेकिन सारे के सारे जो भी करंट अफेयर्स मैंने आज डिस्कस किए हैं आपके साथ, वो सारे के सारे उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये सारे 10 जो करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस जो है मैं कर रहा हूं, ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि सारे इंफॉर्मेशन को अगर आप जो है सही से नहीं सुन पाए हो या नोट नहीं कर पाए हो, तो वीडियो को एक बार अच्छे से जो है रिपीट करके फिर से आप देख सकते हो। चलिए पहले इस जो है सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इंडिगो एयरलाइन के गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following had been appointed as the non-independent non-executive director of Indigo Airline? Indigo Airline के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। ये काफी जो है हमारे भारत देश की जानी मानी एयरलाइन है। इसी के जो है नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है कि किसे नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अजय सिंह, ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी वेंकट रमी सुमंत्रन, ऑप्शन डी एम दामोदरन। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी एम दामोदरन जी। ये इंडिगो एयरलाइन के अभी हाल ही में नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगर हम एम दामोदरन जी की बात कर ले, तो ये सेबी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये इसके भी चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के साथ भी जो है इससे पहले कार्य किया हुआ था। यानी कि ये इंडिगो एयरलाइन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन भी ये रह चुके थे। और इनका जो टर्म था वो था 24 जनवरी 2019 से लेकर 3 मई 2022 तक, ठीक है। और अभी जो है अगर हम बात कर लें तो दामोदरन जो है एक जो है गवर्नेंस कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटर और कोच के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है आज के सारे महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसे हम जो है वन लाइनर के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो या कैटेगरी वाइज के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे हम करंट अफेयर्स के अलावा जो है आपको स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, क्विज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट जितने भी आपके लिए जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, वो सारी चीजें हम सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमें वहां भी फॉलो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैंने शुरू में ही बोला है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सबसे पहले इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर लो, ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को जो है और मजबूत बनाते रहिए। हम रोज सुबह आपके साथ 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते रहेंगे और जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।